आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सबके साथ ये जो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और सबको होती है हमारी पूरी जर्नी में। हम पूरी ज़िंदगी अपनी एडजस्टमेंट करने के लिए ही पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और फिर भी वो हो नहीं पाती है। क्योंकि इसका मेन कारण यही है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम एडजस्टमेंट करें और कैसे करें। तो आज आपने बहुत अच्छा मौका दिया है सीएलएफ के माध्यम से। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए आपको मुबारकबाद दूँगी। तो एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट मतलब हम किसी भी चीज़ को बस अपनी लाइफ के सिचुएशन में ऐड कर रहे हैं। जस्ट ऐड टू द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन हम उसको हमारे जैसे जो भी सिचुएशन है हम उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जैसे मुझे यहाँ पे मेरे पास एक मेरा बॉक्स पड़ा हुआ है और अगर मैं उसमें अपना ये चश्मा मुझे एडजस्ट करना है तो मैं अगर ऐसे डालूंगी तो वो नहीं डलेगा। पर मुझे उसको थोड़ा घुमा फिरा के उसे एडजस्ट करना पड़ेगा तब जाके ये बंद हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट कुछ और नहीं, सिर्फ हमारी जो सिचुएशन है उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना है। हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं यानी कि हम एडजस्ट कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज एक नेगेटिव टर्म है और एडजस्टमेंट एक पॉजिटिव टर्म है। एडजस्टमेंट में हम एडजस्टमेंट एक सुधार है जो हम अपनी डेली लाइफ में जीने के लिए लाते हैं। मान लीजिए मैंने खाना बनाना शुरू किया और पहले दिन मैंने नमक ज्यादा डाल दी। दूसरे दिन मैं नमक का एडजस्टमेंट थोड़ा ठीक करूंगी और उसको नॉर्मल करूंगी, कम करूंगी। इसी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी कि मैं रोज वैसा ही खाना खा लूं। तो हमें एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम अपनी जिंदगी को एक पीसफुल जिंदगी दे पाएंगे। तो कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, मैं थोड़े से एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल मुझे लगता है आप सबको बहुत आराम से समझ आ जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि कोई वाइफ है, वो शादी होके आती है, नए नए घर में आती है और उसका हस्बैंड उसे बोलता है कि तुम जॉब छोड़ दो। तो आपके हिसाब से ये क्या हुआ, एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज? वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। क्योंकि अगर आप किसी को फोर्सफुली कोई चीज करवाते हैं कि नहीं तुम यहाँ पे जॉब नहीं कर सकती, तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी, इसमें उसकी वैल्यूज अफेक्ट हुई। उसका जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो अफेक्ट हुई। तो इसलिए उसने उस टाइम तो, क्योंकि वो शादी होके आई है, वो नहीं बोल सकती, उसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। बट वहीं अगर हम इसको सिचुएशन को बदल के देखें तो जब वो शादी होके आई तो उसने देखा घर में बूढ़े माँ बाप हैं, जो मदर इन लॉ है उसकी तबीयत खराब है, और अगर वो खुद से उसे लगा कि अगर मैं डेली जॉब में जाती हूँ तो मेरी मदर इन लॉ इसे सफर करती हैं। तो उसने अपने जॉब को, मतलब जो डेली जाके वो करती है, उसकी जगह उसने कुछ अपने लिए ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। तो उसने क्या किया लाइफ में, अपने को अपने हिसाब से उसने एडजस्ट किया। तो जब इस एडजस्टमेंट से क्या हुआ, वो भी खुश थी, उसको भी अपने वैल्यूज के साथ सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा, और जो उसके आसपास के लोग थे वो भी खुश थे। तो जो ट्यूनिंग बनी उनकी, जो उनमें बंधन बना, वो एक सॉलिड बंधन बना। और वही अगर वहां पे उसने जबरदस्ती उसने जॉब छोड़ दी तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आती, फिर ऐसे और भी किस्से होते आगे, होते जाते तो वो एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन, वो कॉम्प्रोमाइज मैरिज हो जाती। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी शादियां ऐसी हैं जो सालों साल कॉम्प्रोमाइज में ही। बबीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं मैम। हाँ। तो हमने देखा है कि सालों साल कुछ शादियां ऐसी होती हैं जो कॉम्प्रोमाइज में ही चलती रहती हैं, क्योंकि वो लोग एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते। और उससे क्या होता है, वो फैमिलीज डिसफंक्शनल फैमिलीज हो जाती हैं। डिसफंक्शनल फैमिलीज क्या होती हैं, अब मेरे बच्चे ने देखा कि ठीक है, अगर पापा गुस्सा है तो मम्मी कहती है ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हें ये पसंद है ना, ओके रहने दो ठीक है। तो उसने उस चीज को अपने हस्बैंड को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि हम अगर इसको ऐसे करेंगे तो सिचुएशन सुधर जाएगी। बजाय इसके उन्होंने उसे इग्नोर किया। तो इग्नोर एक कॉम्प्रोमाइज का ही पार्ट है। तो अगर हम उसको बजाय, उस बच्चे ने वही सीखा और वो आगे जाके अपनी फैमिली में भी वही सीखेगा। इसी तरह से जब वो कैरी ऑन करता रहेगा, जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसको वही आदत पड़ी है। वो समाज में उसे उस चीजों को एक्सेप्ट करने की आदत नहीं पड़ी है, उसे चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने की आदत पड़ी है। कॉम्प्रोमाइज के साथ कंप्लेंट्स आती हैं, ब्लेम्स आते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। एडजस्टमेंट के साथ
पीस आता है, एडेप्टेशन आता है, हम कैसे एक दूसरे के साथ प्यार आता है, कंपैशन आता है, कंपैटिबिलिटी आती है। तो ये हम पे है कि हम क्या चूज करते हैं। हम एडजस्टमेंट सामंजस्य चूज करते हैं या फिर हम कॉम्प्रोमाइज चूज करते हैं। मैम आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये बताया, एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज, क्योंकि जनरली लोग यही सोचते हैं कि हमने किसी से एडजस्ट कर लिया, तो वो एक तरह से सरेंडर का ही फीलिंग आ जाता है, एक हमने सेक्रीफाइस कर दिया। मैम ये तो हर एज में होता है, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि आफ्टर मैरिज, लेकिन ये एक तरह से जो एजिंग जैसे जैसे होती है, एजिंग के साथ जुड़ा हुआ फैक्टर है, क्योंकि लोग मानते हैं कि एक एज होने के बाद लोग इतने माइंड सेट उनका रिजिड हो जाता है, वो अपने में चेंज नहीं लाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या बात है कि एजिंग के साथ साथ ये एडजस्टमेंट की कैपेसिटी कम होने लगती है, या इसको गलत तरीके से समझा गया है? इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम वैसे तो हम एजिंग एक जो फैक्टर है उसको डिफरेंट बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जी। बट उसके बेसिकली हम मैं उसमें से 3 लूंगी जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाएगा। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि हम लोग कितना उसको ग्रास्प कर पा रहे हैं, कितना हम उसको समझ पा रहे हैं। तो पहली हमारी जो हमारा एक टाइप होता है एजिंग का, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसमें 3 तरह के लोगों को मैं लूंगी आज। उसमें से पहले होते हैं पहली थ्योरी जो होती है वो डिसएंगेजमेंट थ्योरी होती है, जिसमें कि लोग अपने आप को समाज से काट लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उन्हें लगने लगता है कि हम दुनिया के लिए, हम समाज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं, कोई और ऐसा नहीं सोच रहे हैं, उनके बच्चे ऐसा नहीं सोच रहे। पर क्योंकि जिंदगी में उन्होंने हर चीज अपनी कंडीशंस पे की हुई है, तो वो उन्हें लगता है कि नहीं, तो वो अपना एक दायरा लिमिट कर लेते हैं, एक सीमित दायरे में बंद के रह जाते हैं। तो वो किसी से ना मिलना ना जुलना, तो वो एक सोसाइटी में जब वो बीमार होते हैं तो उन लोगों को भी लगता है ठीक है रहने दो, जब वो हमसे बात ही नहीं करते तो हम उनकी हेल्प क्यों करें। और सेकंड जो होते हैं वो होते हैं हमारा एक कंटिन्यूटी बिलीफ वाले लोग। कंटिन्यूटी बिलीफ वाले लोग ऐसे होते हैं कि आज मैं सोचती हूँ कि ये पूरा घर मेरा है, आज मेरा बेटा है साथ में, मैं एज अ मदर मैं इसको चला रही हूँ, और मुझे पता है ये खाना बनाना, ये करना, मैं सब ये कर रही हूँ। उसके बाद मेरी बिलीफ ये है कि मेरा बेटा और ये घर मेरा है और मुझे इसके हिसाब से चलना है। उसके बाद मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया, जिंदगी बढ़ी। उसके बाद मेरा बेटा बड़ा हुआ, मैंने उसकी शादी की। उसके बाद जब उसकी शादी की तो बहू आई, पर मैंने जो मेरी जो बिलीफ थी मैंने उसको सेम रखा। मैं घर की ऑनर थी और मैं अभी भी घर की मालकिन हूँ। मैंने उस चीज को अपने साथ बनाए रखा। अब मेरी बिलीफ वही है। अब मेरी बहू आई, उसने कुछ किचन में बनाने लगी, मैंने उसे बोला नहीं ये नहीं बनाना, बैंगन का भरता बनाओ, मेरे बेटे को वही पसंद। तो इस तरह से क्या हुआ, मेरी बिलीफ, मैंने समय के साथ उस बिलीफ को बदलने की कोशिश नहीं की और वो बिलीफ वैसी की वैसी रही। और जब वो बिलीफ बदली नहीं तो बात शुरू में तो बहू ने मेरी बात मानी, उसके बाद वो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। और कॉन्फ्लिक्ट्स जब बढ़ गए, तो उसके बाद क्या हुआ, दोनों में वही जो हम आजकल देखते हैं कि या तो ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है, और या फिर वो लोग अलग चले जाते हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज बन जाती हैं। और थर्ड वन है एक्टिव पीपल, जो एक्टिव बिलीव रहते हैं, जो शुरू शुरू से चेंज को एक्सेप्ट करके चलते हैं। उन्हें वो अपनी योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल समाज के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा अपने ऑफिस में भी, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नया कंप्यूटर आया तो कुछ लोग तो कंटिन्यूस बिलीव वाले होते हैं, जो पुरानी उनकी बिलीव चली आ रही है कि मैं कंप्यूटर क्यों सीखूं भाई, इतने सालों से मैंने सीखा नहीं, अब रिटायरमेंट की एज है, अब मैं क्यों सीखूं। और कुछ ऐसे होते हैं कंप्यूटर आया यार मुझे भी सिखा दो, मैं भी यूट्यूब में वो आध्यात्मिक चैनल देख लूं, मैं भी सीख। जब आपको याद होगा कि जब टीवी नए नए आए थे तो बुजुर्ग लोगों ने इसका बहुत अपोज किया था। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं टीवी मत देखने दो बच्चों को, आंखें खराब हो जाएंगी, ऐसा मत कीजिए, वैसा मत। टीवी के आगे वो इतने डिस्टेंस में बिठाते थे बच्चों को। अब आज की डेट में आप देखेंगे तो बुजुर्ग लोग सारा दिन जो डिवोशनल चैनल्स हैं उनमें अपना टाइम व्यतीत करते हैं। तो हमें ये समझना, सबसे पहले हमें बुजुर्गों की मदद करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि वो किस बिलीफ के लोग हैं। उसके बाद अगर मतलब हमें एडजस्टमेंट के बारे में भी जानना होगा कि वो किस किस तरह के एडजस्टमेंट हम लाइफ में करते हैं। तो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने शायद
नेक्स्ट वो शुरू कर दिया, आप बोलिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कंक्लूड कर रही थी। क्योंकि जहाँ पर आपने ये टच किया कि जो है अपनी बिलीफ, मतलब वो जो जानते हैं, मानते हैं उसको, मतलब जानते नहीं है, मानते हैं, वो मान लेते हैं कि जो वो है सच है, वो सही है, दूसरे को उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और जहाँ पर उनको ये बिल्कुल। नहीं हो पाता, बच्चे अब चूँकि ऑब्वियसली बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके सामाजिक उनके सर्कल बढ़ गए हैं, तो वो बिल्कुल। इतना नहीं कर पाते। माँ-बाप से हर चीज़ में एडवाइस लेना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि माँ-बाप के भी दायरे थे, हो सकता है उनको वो चैलेंजेस नहीं मिले हैं जॉब में। तो ये बिलीफ को चेंज, मतलब बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज़ बिल्कुल। आपने और भी बड़ी अच्छी बात कही है कि वो जैसे कंप्यूटर का आपने बड़ा ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि वो न्यू चीज़ें सीखते रहें। मतलब मैं जो समझी हूँ कि एक तरह से बिल्कुल। क्रिएटिविटी उनकी बनी रहेगी, पॉज़िटिविटी बनी रहेगी। तो इस एडजस्टमेंट के हम 2 लेवल पे देख सकते हैं, अगर बुजुर्गों की प्रॉब्लम होगी कि बुजुर्ग कहाँ तक एडजस्ट करें, और थोड़ा-सा जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, जिनको हम केयर गिवर्स भी कह सकते हैं, जो कि एक वाइड टर्म होता है। तो केयर गिवर्स, फैमिली मेंबर्स को भी अपने में कुछ चेंज लाना होगा, कुछ बुजुर्गों को भी लाना होगा। तो कोप अप करने के लिए, प्रॉब्लम के साथ कोप अप करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए अपने में क्या-क्या चेंज लाना चाहिए, पहले मैं बुजुर्गों के लिए जानना चाहूँगी, उसके बाद केयर गिवर्स के लिए। तो बुजुर्ग क्या सलाह ओके, देंगी? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा इसके लिए कि बुजुर्ग किस-किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे-जैसे हम एजिंग की तरफ जाते हैं, जी, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जी, जो एनर्जी लेवल जो मेरा 18 इयर्स में रहा होगा, वो शायद एनर्जी लेवल हमारा आज की डेट में नहीं होगा, और जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ेगी, वो एनर्जी लेवल हमारा बदलता रहता है। साथ-साथ हमें जैसे-जैसे हम बुजुर्ग होते हैं, जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारे में हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेज़ आते हैं। और हमने देखा है कि उम्र के साथ-साथ बुजुर्गों में डायबिटीज़, बीपी और मेंटल हेल्थ, इस तरह की काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो बुजुर्ग फेस करते हैं, वो एक उनकी है जो फर्स्ट जो उनकी फेस है, वो हेल्थ प्रॉब्लम है। सेकंड है उनका समाज में एक्सेप्टेंस। उन्हें लगता है कि पहले मैं बहुत काम करता था। पहले मैं बाज़ार भी जाता था, सामान भी लेके आता था, और घर में कोई चीज़ खराब हुई है, उसे भी ठीक कर देता था। पर अब मेरा एनर्जी लेवल बहुत कम हो गया है। तो मैं अब क्योंकि अब लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं शायद उनके लिए इतना यूज़फुल नहीं रहा हूँ, लाभप्रद नहीं रहा हूँ। तो फिर सेकंड हम उनका जो होता है सोशल एक्सेप्टेंस, जिसे हम साइकोलॉजिकल जो हम उसका चैलेंज देखते हैं। जो बुजुर्गों का सेकंड चैलेंज होता है, साइकोलॉजिकल चैलेंज होता है। उसके बाद होता है कि वर्क वही साइकोलॉजिकल में ही वर्क एफिशिएंसी भी ले लेते हैं और अलग से भी लेते हैं कि वर्क एफिशिएंसी उनकी डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है। इसकी वजह से जो उनमें फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो वो उस वजह से आता है क्योंकि उन्हें लगता है जैसे हम पहले काम करते थे, वैसे हम अब काम नहीं कर पा रहे हैं। चिड़चिड़ापन उनका बढ़ जाता है। उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, वो है फाइनेंशियल फैक्टर। जब उनको अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, तो उनको लगता है कि हमें अपने बच्चों पे या दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। और जब हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे मुझे ये चीज़ लेनी थी, तो मैं को अपने बेटे से पैसे माँगने पड़ेंगे। तो ये चीज़ के लिए हमें मुझे लगता है हमें एजिंग के लिए बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। ताकि जो बुजुर्ग हम एजिंग तक आते-आते हम उन सब चीज़ों से, जो क्योंकि हमारी ये लर्निंग्स हैं, सारी ये हमारी की लर्निंग्स हैं कि आज जो हमारे बुजुर्ग हैं ये फेस कर रहे हैं। तो हमें अपने उनके साथ-साथ अपने लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि बुढ़ापे में हम लोगों को वो प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसलिए कि ये सब किया सेकंडली क्या उनको, अगर हम चाहते हैं कि एज़ अ बुजुर्ग, अगर मैं मान लीजिए बुजुर्ग हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी फैमिली के साथ कोप अप करना है, तो मुझे अपनी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेज़ भी लाना पड़ेगा। इसका मैं एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, छोटी-सी कहानी है, मैं वो बताती हूँ आपको। जी, मैं इससे पहले जहाँ मैं रहती थी, हमारे पड़ोस में एक घर था। आमने-सामने 2 सेम-सेम फैमिलीज़ रहती थी। ये मेरी जो राइट में जो फैमिली रहती थी, उसमें दादाजी थे, दादी थी, और दादा-दादी, पोते-पोती, पूरी भरी-पूरी फैमिली थी। और उसके जो सामने वाला घर था, उसमें भी सेम था सिनेरियो था।
पर मैं ये देखती थी जो साथ वाला घर है उस और वहाँ पे ये कल्चर है कि जो बाहर बालकनी होती है उसमें रोज बुजुर्ग अपनी चेयर लगाते थे और बैठ जाते थे। तो वो दोनों के दोनों बुजुर्ग आमने सामने वाले वहां बाहर बैठ जाते। तो जो मेरे साथ वाले जो बुजुर्ग थे वह उनके पोता पोती जो भी जाता तो वो उन्हें रोज प्रणाम करता और वो सबको कहते थे बेटा खुश रहो, आनंदमय रहो, जिस भी काम के लिए जा रहे हो तुम्हारा वो काम सफल हो। तो जितने लोग भी आते जाते थे वो सबको सिर्फ आशीर्वाद ही देते थे। और जो उनके सामने वाले थे उनका जब पोता आज कहीं जा रहा था तो वो उससे पूछते थे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछते थे। तो जब वो रोज रोज ऐसे पूछने लगे तो बच्चा पहले दिन उसने जवाब दिया, दूसरे दिन जवाब दिया, तीसरे दिन वो चिढ़ने लग गए कि क्या है दादाजी रोज रोज पूछते रहते हो। इस तरह से उनके घर में झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन मैंने देखा कि जो हमारे साथ वाले जो दादाजी थे वो नाश्ता भी बाहर ही करते, वो नाश्ता कर रहे थे। तो नाश्ते में उनको जो और उस दिन उनकी मेड भी नहीं आई तो उनकी जो उनकी डॉटर इन लॉ थी उनकी बहू ने उन्होंने मुझसे नाश्ता किया तो सब्जी में नमक कम था। तो मैंने देखा कि दादाजी ने उसमें नमक थोड़ा सा उनके पास गर्म पानी रहता था तो उन्होंने उसमें गर्म पानी डाल दिया और अपनी नाश्ता पूरा कर लिया। मैंने दादाजी को बोला, मैंने कहा दादाजी आपने इसमें पानी क्यों डाला है? दादाजी ने बोला कि अरे बेटा आज मेड नहीं आई है ना, बहू के पास बहुत काम है तो बेचारी क्या करे, हो गया थोड़ा सा नमक तेज हो गया, अब मैं उसे बोलूं उसने भी तो गैस में जाके इसे दोबारा पका के ही देना है, मैंने गर्म पानी डाल लिया पक गया वो। और वही सेम कंडीशन सामने हुई एक दिन। तो वहां दादाजी ने हल्ला शुरू कर दिया, इतना तेज नमक कर दिया है, तुम्हें पता नहीं है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, ये कर दिया मेरा बीपी बढ़ जाएगा। उसकी बहू आई और उनकी बहू आई, उन्होंने बोला कि दादाजी, उन्होंने बोला कि पापा आज मेड नहीं आई है, इतने हो गया होगा, तुम चाहती हो मैं मर जाऊं, और ये इस तरह के नेगेटिव उन्होंने वर्ड बोलने शुरू किए। उसके बाद उनके हस्बैंड आ गए, पोता आ गया और लड़ाई शुरू हो गई। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से ये सीखा कि अगर हम समय के साथ, अगर हम अपने में थोड़े से छोटे छोटे बदलाव ले आए, और देखिए हमारा परिवार हमसे क्या चाहता है, वो हमसे नहीं चाहता कि वो हमारे लिए काम, कि हम उनकी बुजुर्ग लोग उनके लिए काम करें। वो चाहता है कि सिर्फ यहाँ रहते हुए सिर्फ प्यार और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। तो बुजुर्गों को क्या चाहिए कि उन्हें अपना प्यार और अनुभव, कि अच्छा बेटा आज मैं जब वहां पे गया था ना तो वहां पे मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो अपने आप अनुभव इस तरह से उनके साथ शेयर करें कि अगर वो अपनी जिंदगी में उनको अपनाना चाहे तो वो अपना सकते, बजाय इसके कि हम उन्हें फोर्सफुली कोई चीज करवाएं। तो मेरे ख्याल से सबसे मेन जो चीज है वो ये है कि जो हमारी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना, कि हाँ पहले मैं बस बेटी थी, अब मैं माँ हुई और अब मैं दादी हूँ। तो उस हिसाब से मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस लाने होंगे। अगर हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर, जैसे मैंने एक बारी पहले भी बोला था आपके साथ उसमें, कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, कि हमारी लाइफ में जो चेंज हो रहे हैं वो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट जो की पॉइंट है वो यही है। नहीं, आपने बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाया दोनों फैमिली का जो कंपैरिजन था कि छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम का रीज़न बनती हैं और पॉजिटिविटी अगर हो, हम उसको बिल्कुल ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बुजुर्गों में चेंज आना ये बहुत ज़रूरी है लाना कि वो भी एक समय के हिसाब से चेंज होना सीखे। अब मैं थोड़ा बिल्कुल। जो उनके बच्चे हैं या केयर गिवर्स हैं या बच्चे की बात कहूँगी क्योंकि केयर गिवर्स जनरली इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, हम एक फैमिली सेटअप की बात कर रहे हैं। तो उनको क्या अपने में चेंजेस लाने चाहिए कि बुजुर्गों को एडजस्टमेंट में थोड़ा सा सपोर्ट मिले और उन्हें भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े क्योंकि एडजस्टमेंट दोनों ही साइड से होगा। बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि बाहर की कंट्रीज में तो क्या होता है, केयर गिवर होते हैं, और मतलब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, क्योंकि यहाँ पे आज भी हमारा जॉइंट फैमिली का कल्चर चल रहा है, आज भी बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं और हम उनके अनुभवों से हमेशा बेनिफिट हम उनसे लेते रहते हैं। और हम एज अ केयर, अब मैं केयर गिवर नहीं बोलूंगी, मैं उनके बच्चे बोलूंगी, जो हम लोग हैं, जो हम तो हमारी सबसे पहले तो हमें एज अ उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि बस ये हमारी ड्यूटी है और हमें इसे करना है, ऐसा नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमें खाना खिलाना, खाना कैसे खाते हैं वो सिखाया, हमें नहीं आता था। जब हम आम खाते थे तो हम पूरे कपड़े अपने गंदे कर देते, तो वही माँ बाप हमें ये नहीं कहते थे कैसे खाया तुमने, सारे कपड़े गंदे कर दिए, हम ये वो ये नहीं कहते थे।
वो हमें समझाते थे कि बेटा ऐसे करना है, और उसके बाद आप उनके हमारे कपड़े चेंज करते थे। तो बचपन से लेके अब तक उन्होंने हमें सिखाया है, उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया है। मैं ये नहीं कहती कि हमें इसका कोई बदला उतारना है, क्योंकि उनका बदला वो हम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, हमें एजुकेशन दी है, और आज हमें इस लायक उन्होंने बनाया है। वो सिर्फ तभी हम उन्हें ये बोल पा रहे हैं, उनसे जबान मतलब उनको हम उल्टा जवाब दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें इस लायक बनाया है कि हम उनकी मतलब हम अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंटली जी पाए। तो सबसे पहले जो हमारी जो हमें जो करना है, वो सबसे पहले हमें एडजस्ट करना है कॉम्प्रोमाइज में। एडजस्ट करने जैसे मैंने बताया, जो कि जैसे मैं इसी जो मैंने अभी आपको फैमिली का मैं बता रही थी, जो एग्जांपल मैं बता रही थी, तो उसमें जो बहू थी वो भी एडजस्ट करती थी कि जैसे अगर जो उनके दादाजी ने कुछ बोला, तो बच्चे अगर जा रहे हैं और दादाजी ने गलती से कुछ पूछ लिया या बता दिया, तो वो अपने बच्चों को सिखाती थी कि नहीं बेटा, आपको दादाजी को उल्टा जवाब नहीं देना। तो ये चीजें हमें अपने बच्चों में इन्फोर्स करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हमें जबरदस्ती बच्चों को सिखाना है, बच्चे हमेशा एक्शन से सीखते हैं। अब देखिए, मैंने जैसे अभी बताया कि हम अगर जो फैमिलीज डिसफंक्शनल फैमिलीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था कि अगर कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि ठीक है, ये तो ऐसे बोलता रहता है, इसको तो आदत है, और उसे इग्नोर कर देती है उसकी चीजों को, और बच्चों के सामने बच्चे वो चीज देखते हैं, और बाद में उस चीज को वो वैसा ही आगे जाके करते हैं और अपनी फैमिली में वैसा ही करते हैं। बच्चों को ये सिखाना है कि नहीं, अगर जैसे कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे प्यार से हैंडल कीजिए। सबसे पहले उसे एक्सेप्ट कीजिए कि जो समय है वो कभी भी किसी के लिए टिकता नहीं है। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, हमें वो समझनी होगी कि जो समय है वो स्थायी है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, 15 मिनट बाद ये हमारा पास्ट हो जाएगा, और हमारा जब जैसे ये पास हो जाएगा, तब हम ये बोलेंगे कि हम ये ऐसा करते थे। तो हमें ये मानना होगा और इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि आज जो हमारा एनर्जी लेवल है, वो हमारा कल नहीं रहने वाला। और जैसा कि हमारा हिंदू कल्चर है, हम उसमें बोलते हैं कि हम आज जो अच्छा करेंगे वो हमें आज कल वो मिलेगा। तो सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स को बर्डन नहीं समझना है। वो हमारा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो हमारा प्यार है, वो हमारा कंपैशन है। हमें उनके लिए नहीं करना है हाँ, वॉइस आप हाँ तो हम हाँ, बीच में आवाज ही को हो रही थी। हाँ। हाँ, तो हमें उनके लिए नहीं करना, हमें अपने लिए करना है। देखिए, जैसे जैसे हम जो बुजुर्ग हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बुजुर्ग कल हमारे लिए सारा अपना टाइम देते थे, वो आज उतना टाइम हमें नहीं दे पा रहे, क्योंकि हम देखते हैं बुढ़ापे में कभी 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 बुजुर्गों को याददाश्त अभी भूलने की दोबारा बीमारी फोन हो आ रहा था, उसका जाती मतलब है। नहीं, कुछ आप बोला आपने? नहीं, किन्हीं और को बोला है शायद, कंटिन्यू रखें आप। अच्छा, तो मैं कह रही थी हाँ, कि हमें ये समझना होगा कि जो बुजुर्ग हैं, उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ता है। उन्हें अपने आप को जो हमारी उनकी लाइफ जो उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उससे भी गुजरना पड़ता है। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इमोशनली उस चीज को हैंडल करें, क्योंकि बजाय उसके कि मैं मानती हूँ कि हम लोग सारे बहुत बिजी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं इसलिए बिजी है। पता नहीं क्या कुछ ऐसा है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है। मैं भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करती हूँ, बट मुझे मिलता नहीं है। कब कब दिन खुलता शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं लगता। बट वही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि इसमें से कुछ पल हम अपने बुजुर्गों के लिए निकाल पाए। नहीं, ज्यादा नहीं चाहिए, छोटी मोटी खुशियां चाहिए। जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं, आज ऑफिस जाते हुए हम उनसे पूछ लें कि आप कैसे हैं, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। छोटी मोटी चीजें हैं जो हम उनके साथ कर सकते हैं। एक मैम इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो बुजुर्ग हैं हमारे, तो मैंने जितना रिसर्च किया है फैमिलीज के ऊपर, उसमें एक मेन चीज मैंने देखी है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो एक बहुत बड़ी कहीं गलती करते हैं, वो पार्शलिटी कर देते हैं अपने बच्चों के साथ। और ये मैंने देखा कि बहुत घरों में ये प्रॉब्लम रही है कि जब वो एक बच्चे के साथ पार्शलिटी कर देते हैं, तो वो पूरे घर का जो सिस्टम है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आपने एक बच्चे के साथ आप पार्शलिटी की, आपने उस बच्चे के मन में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आया,
फिर जो दूसरे हैं फिर उनकी आपस में बनते हैं, इस तरह से करके पूरा जो सिस्टम है, मतलब जो जितना मैंने रिसर्च किया है, तो जो हमारा जो ये संयुक्त परिवार का जो सिस्टम था उसका टूटने का बहुत बड़ा एक बड़ा रीजन ये मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं वो पार्शलिटी करते हैं, वो किसी एक बच्चे से ज्यादा प्रेम करते हैं, उसकी वजह से उसको प्रॉपर्टी भी वो ज्यादा देने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं देनी चाहिए, मतलब इक्वालिटी वो नहीं रख पाते। ये मैंने देखा है कि उससे बहुत ज्यादा फैमिलियां टूटती है। अच्छा सर, मैं इसमें कुछ आपसे पूछना चाहूंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्शियलिटी करते हैं, मतलब मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं, ये एक एग्जांपल है, प्लीज ऐसे आप अदरवाइज मत लीजिएगा। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, नो हम प्रॉब्लम। आपका एग्जांपल लेते हैं। हम ये मानते हैं कि अच्छा ठीक है, आपके दो भाई हैं, आप लोग दो भाई हैं और आपके पेरेंट्स आपके साथ पार्शियलिटी करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब आप ये जो माइंडसेट था, ये जो बनाया, कि आपके पेरेंट्स ने आपके दिमाग में बनाया कि नहीं मैं पार्शियलिटी कर रही हूँ, कि आपने ये माइंडसेट अपने दिमाग में बनाया? नहीं नहीं मैम, ये पार्शियलिटी का जो देखिए मैं अपना बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे अपने विषय पे बात करने में। मैं मतलब अपनी फादर की मतलब मदर फादर की मैं 8वीं औलाद हूँ, शायद 8वीं भी नहीं बल्कि एक और एक्सपायर हो गए, 9 10वीं में मान सकता हूँ, और मैं सबसे छोटा हूँ। तो प्रॉब्लम हमारी फैमिली में मदर और फादर की वजह से शायद कहीं कम थी, बट जो सबसे बड़ी हमारी सिस्टर थी उनसे ज्यादा थी, क्योंकि वो बड़ी सिस्टर थी और उन्होंने इतना सब कुछ कैप्चर कर लिया कि अब मतलब मदर्स को भी कैप्चर कर रखा है, पूरी फैमिली को कैप्चर कर रखा है, और बेसिकली वो स्वार्थी थी। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उस स्वार्थ के कारण से पूरी की पूरी फैमिली ने डिस्टर्ब, मतलब इतना कुछ किया, वो खुद का भी नुकसान करते हैं, जो भी स्वार्थी होता है सबसे पहले अपना नुकसान करता है और फैमिली का नुकसान करता है, और उससे इतने बुरी हालत होते हैं बहुत ज्यादा। कृष्णा जी, हाँ हाँ मैम जवाब देंगी, थोड़ा सा मैं इसमें कह रही हूँ कि यहाँ पर हाँ जो ये जनरल लोग, मैंने भी सुना और भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि माँ बाप, आपके भी शायद बच्चे होंगे, जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप ये नहीं सोचते हमें किसी से ज्यादा प्यार करना है, ऐसा बंटवारा नहीं होता है। लेकिन बच्चों का हो जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप के अनुकूल होते हैं, जो भी रीजन हो, ऑटोमेटिक है कि वो उनकी बातें मानते हैं या जो भी है, उन्हें लगता है कि अच्छे से ज्यादा चीजें शेयर करते हैं, शायद दूसरे बच्चे मेरी फीलिंग नहीं समझ पाए, ये बच्चा मेरा सुन पाएगा। इसको हो सकता है दूसरे की निगेटिविटी आ जाती है कि पार्शियलिटी है, क्योंकि जब बच्चे पैदा होते हैं तो कोई भी पार्शियलिटी माँ बाप नहीं कर सकते, वो बड़े होते होते परिस्थितियां ऐसी चेंज हो जाती हैं, और उसके बाद जब एक दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये पार्शियलिटी है, तो फिर वहाँ एडजस्टमेंट खत्म हो जाता है। बड़ी बहन, मैं ये नहीं कह रही क्योंकि हो सकता है ऐसी बात, लेकिन जो बड़ी बहन थी, क्या रीजन था कि बड़ी बहन पर माँ को इतना भरोसा है, बड़ी बहन की बात माँ बाप मान रहे हैं, दूसरे बच्चों की नहीं मान रहे हैं। कुछ ऐसा होगा कि उनसे उनकी इमोशनल कनेक्टिविटी होगी, इमोशनल बॉन्डिंग ज्यादा होगी। बिल्कुल सच बात। अगर आप 10 भाई बहन है, 4 होते हैं, हम भी 4 भाई बहन हैं, उसमें से एक दो के साथ माँ बाप का ऑटोमेटिक बॉन्ड हो जाता है, उनको ज्यादा हो सकता है। और कई बार ये भी होता है कि एक बच्चा, अगर 4 बच्चे हैं, एक के पास कुछ कमी देखते हैं तो माँ बाप को लगता है या वो कैपेबल नहीं है कि चलो इसे दिक्कत है, हम ज्यादा इसके लिए कर देते हैं। वो माँ बाप की फीलिंग के बस करते हैं कि उन्हें लगता है दूसरा सक्षम है, अपने आप को संभाल लेगा। अगर बीमार कोई घर में है तो माँ बाप उसको ज्यादा अटेंशन देते हैं। आपके बच्चे भी होंगे तो ऐसा नहीं कि अब जो स्वस्थ है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसे प्यार नहीं करते। कई बार इस चीज की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं इस पर आजकल मैंने आप देखोगे कि वो लोग, जैसे एक बच्चा आपने कहा कि भाई उनका फाइनेंशियल शायद वीक है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि वो फाइनेंशियल वीक भी है, उसको भी नहीं देते, लेकिन जिससे ज्यादा जो लास्ट है सबसे छोटा है उसको पूरा सब कुछ दे देते हैं। कई फैमिलीज मेरे सामने ऐसे भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपसे एक बात पूछूंगी। मैं एक बात बोलूं मधु जी, मेरी बात सुन पा रही हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कभी कभी जैसे माँ बाप भी आंकते हैं कि अगर हम उसके पास 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो उनको अपने अंतिम क्षण के लिए जब उनको 3 में से अपेक्षा किया जाता है कि कौन मेरी ज्यादा सुरक्षा कर सकता है, तो कभी कभी वो प्रॉपर्टी उसको थोड़ा अधिक दे दे तो उसमें क्या बुराई है? अगर उनको लगता है कि हाँ बेटा मेरा सुरक्षा कर सकता है। बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हैं। और इन्होंने ये पूछा, बिल्कुल तो मैं आपको ये जवाब देना चाहूंगी। आपने कि माँ बाप के लिए बच्चे ऐसे होते हैं जैसे हमारा शरीर,
किसी का म्यूट नहीं हो रखा है, इसलिए आवाज गूंज रही है। हाँ मैं सबका नहीं, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप बोलिए। हाँ नहीं आ रही है, लेकिन आवाज में गूंज रही है। मैं भी गूंज रही है आवाज, शायद किसी का। मैं ट्राई कर रही हूँ। सबका यहाँ से म्यूट है, प्लीज जिनको जो कहना है वो आप लोग हैंड रेज कर दीजिएगा या मैसेज डाल दीजिए। रमन जी आपको ठीक है? ठीक है, मैं आपका वो ले रही थी, किशन जी। तो कृष्णा जी ना, तो कृष्णा जी, जैसे हमारा शरीर है, एक माँ बाप के लिए उनके बच्चे उनके शरीर का पार्ट होते हैं, ठीक है, ये तो आप मानते हैं। जब हम खाना खाते हैं, तो क्या हम पांचों उंगलियों को अलग अलग खाना देते हैं, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, ऐसा नहीं करते ना। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पूरे हाथ को बराबर लगता है, ठीक है। बिल्कुल। इसी तरह माँ बाप जब हमारी केयर करते हैं तो वो हम बराबर करते हैं हमारी। पर क्या होता है कि जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है, ठीक है, मान लीजिए मेरे किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरी कोई नस दब गई, तो मेरी हो सकता है मेरी इस उंगली में वो खाना नहीं पहुंचा, पर मेरी चारों उंगलियां काम कर रही हैं, ठीक है। इसी तरह कई बार क्या होता है कि जो हमारे माँ बाप का जो कंपैशन है, जो लव है, वो हमें लगता है वो हम तक नहीं पहुंच रहा है, और हम खुद उसको अपने आप को वो सिकुड़ लेते हैं, हम उनको अपने आप से दूर पूछ, क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, देखिए, सब कुछ हम अच्छा और बुरा जो हम सोचते हैं वो अपने दिमाग से सोचते हैं। आज जब वहाँ बैठे हैं, आप ये सोचें कि मधु जी को क्या पता मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, मेरे बारे में आप कुछ नेगेटिव सोचिए। मैं बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप नेगेटिव सोचिए, तो आपको कुछ देर बाद मेरी हर बात में नेगेटिविटी दिखाई देगी। वहीं आप करके देखिए, मैं आपको गारंटी करती हूँ, आप अगले 7 दिन आप कंप्लेन मोड से आप एप्रिशिएशन मोड में आ जाइए, करके देखिए। मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आपको सारे रिलेशनशिप में आपको चेंज नजर आएगा। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लास्ट में लेने वाले थे, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। हम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में नहीं रहते, हम अधिकतर क्या होता है, हम कंप्लेन मोड में रहते हैं। हमें ये रहता है, अच्छा उसने ये कर दिया, और ब्लेम गेम तो कंप्लेन तो हमारे, क्योंकि जो कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं लाइफ में, कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम मोस्टली ब्लेम गेम करते हैं और कंप्लेन मोड में रहते हैं। अब जैसे उन्होंने कहा आपको प्यार नहीं करते थे, आपको पैसा नहीं दिया, आपने आपकी बहन को दिया, बहुत सारी कंप्लेंट्स होंगी, और अभी आप क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही, हो सकता है जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच हो। एक मिनट मैम, एक चीज मैं करेक्ट कर दूं। देखिए, वो मेरे को बहुत प्रेम करती थी, प्रॉपर्टी की भी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि वो इमोशनली जो है ना, बड़ी सिस्टर से जुड़ी हुई थी ज्यादा, और वो इतनी जुड़ी हुई थी कि उन्होंने उसको इन्फ्लुएंस किया, मतलब वो उन्होंने हमेशा उनका मतलब शोषण किया मेरी मदर का। तो इतना नहीं होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ सर। देखिए, वो शोषण नहीं होता। देखिए, वो क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं किसी बच्चे को बहुत अच्छा मानती हूँ, ठीक है, मेरे को क्या है कि मैं इस बच्चे के साथ इतनी कंफर्टेबल हूँ कि मेरे शरीर में यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, मैं इससे शेयर कर सकती हूँ। मुझे पैसे की जरूरत है, मैं इससे शेयर कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं दूसरे को बोलूंगी तो वो थोड़ा सा हो सकता है चिढ़ जाए, हो सकता है वो आनाकानी करे, हो सकता है कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। पर इस बच्चे के बारे में मुझे पता है कि मैं इसको एक बार कोई बात बोलूंगी वो मान जाए, तो वो पार्शियलिटी नहीं होती, मेरा कॉन्फिडेंस होता है। अब इसमें आपको अपने आप को खंगालने की जरूरत है। आपने अपने पेरेंट्स को वो कॉन्फिडेंस, वो स्पेस दिया कि वो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी उसके आप पे आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए, तो उसको कॉन्फिडेंस की बात होती है कि वो दूसरा नहीं करता। देखिए, कोई दूसरा मुझे नहीं बताया बोलेगा कि तुम मेरे पे कॉन्फिडेंस करो। मेरे एक्शंस, मेरे रिएक्शंस दूसरे को मजबूर नहीं, दूसरे को दिशा देते हैं कि मैं कैसे उस पर विश्वास करूं या ना करूं। आप कहीं ऑफिस में काम करने जाते हैं, तो आप जब ऑफिस में जाते हैं तो किसी एक के साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है, दूसरे के साथ नहीं हो पाती। तो क्योंकि उस एक ने आपको ऐसा स्पेस दिया, उसने आपको वो फ्रीडम दिया, वो रिलेशनशिप बनाने का फ्रीडम दिया, और वो कॉन्फिडेंस उसने नहीं किया, उसके एक्शन को स्पेस दिया आपको, ठीक है ना, और दूसरे नहीं दे पाया। तो जो भी हमारे एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो हमारे रिस्पॉन्स पे होते हैं। ऐसा है किसी भी रिलेशनशिप को लिए, सिर्फ मैं बुजुर्गों की बात नहीं कर रही, किसी भी रिलेशनशिप का में हमारा रिस्पॉन्स कैसा है। अगर मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूं, तो आज की डेट में आधे से ज्यादा जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्रोमाइज में चल रहा है। क्यों?
क्योंकि हम लोग एक दूसरे को वो स्पेस नहीं देते हैं, हम वो फ्रीडम नहीं देते हैं कि हम, ताकि दूसरा बंदा, हम ब्लेम जरूर करेंगे, अरे वो मेरी वाइफ ही ऐसी है ना, समझती नहीं है कुछ, उसे कितनी बार समझाया मैंने, हम उसे ब्लेम कर रहे हैं, बट हम अपने आप को नहीं खंगालने की कोशिश करेंगे कि मैंने कहाँ गलती की कि वो मुझ पे विश्वास नहीं कर पा रही है और दूसरे बंदे पे विश्वास कर रही है, मेरी अपनी माँ पे विश्वास कर रही है, क्या मैंने वो स्पेस दिया उसको? तो हमें आज की डेट में सबसे पहले अपने आप को खंगालने की जरूरत है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ब्लेम करना, कंप्लेन करना सबसे आसान है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन की, आत्म चिंतन की जरूरत है। और आज की डेट में क्या हमें बच्चों को ये बचपन से सिखाना चाहिए कि आत्मचिंतन करना। आज अगर आप आत्मचिंतन करेंगे तो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि दूसरे की गलती तो होती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हमारा अनकॉन्शियसली से भी हो जाता है। हेमंत जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ, मधु जी से मेरा एक प्रश्न था। आवाज जा रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बताइए। मधु जी से मेरा एक प्रश्न था कि जब माँ बाप अपने सारे बच्चों को बराबर प्यार करते हैं, सपोज करिए कि उनके 6 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, सबको बराबर प्यार करते हैं, बच्चे जो है वो भी अपने माँ बाप को बहुत बराबर प्यार करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना पेरेंट्स की तरफ से कोई दिक्कत है, ना बच्चों की तरफ से कोई दिक्कत है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा सनातन धर्म जो है वो हमारे बुजुर्गों और उनके बच्चों के बीच में कुछ दीवार खींच रहा है? सनातन धर्म जी, मैं मधु जी, आपका जवाब दीजिएगा थोड़ा सा। अगर मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जी, मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मधु जी के लिए। अब जैसे हमारे सनातन धर्म में या एक व्यावहारिक नियम के तहत ऐसा माना जाता है कि जब बुजुर्ग हमारे इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तो उनका बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो वही मुखाग्नि देते हैं, बाकी बीच वाले जो हैं उनका कहीं कोई स्थान नहीं है। तो ये क्या चीज है, इसको आप मानते हैं ये होना चाहिए? हेमंत जी, मैं थोड़ा इसमें आपको, मधु मैम आप आइएगा इसमें, मैं अपना विचार रखती हूँ कि इस चीज़ को हमारे सनातन धर्म में, मैंने और भी कई धर्मों में देखा है कि जितना सनातन धर्म हमारे बुजुर्ग और इसको बैलेंस करके, रिलेशनशिप को बैलेंस करता है, शायद ही कोई करता हो। अगर बड़े बेटे को जिम्मेदारी दी गई है एज ए गार्जियन, जिसके लिए कर्ता वर्ड यूज है, कर्ता अपने यहाँ धार्मिक वर्ड भी है और लीगल वर्ड भी है, लॉ में भी हमने कर्ता पढ़ा है, फैमिली लॉ में। तो कर्ता की एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ तक खत्म नहीं हो जाती है। अगर आप जानते होंगे तो बिहार में ये भी एक सिस्टम है, कर्ता के साथ छोटा बेटा जो होता पाचक होता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके सारे बच्चों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। पितृपक्ष में जल देने का सब बच्चों का अधिकार होता है, प्रॉपर्टी पर राइट सारे बच्चों का होता है, बड़े बेटे का जिम्मेदारी ज्यादा है तो उसके हिसाब से राइट ज्यादा होता है। तो आपने मुखाग्नि की बात की है, आज न्यू जनरेशन में पूछ लीजिए कितने लोग को पता है मुखाग्नि किसको कहते हैं। हमारे जनरेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमारे फिल्म दिखाते हैं कि हम बॉडी, अगर हम लोग थोड़ा प्रसंगवश थोड़ा दूसरी तरफ जा रहे हैं कि बॉडी को सिखा दो, उसमें ये दे दो, तो हमारे बच्चे भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर उसकी ज़्यादा ड्यूटी दे दी गई, क्योंकि 10 में एक दूसरे को हो सकता टालते रहते हैं, बड़े बड़े राजपालों में मारकाट होता था, इसलिए हमने एक जिम्मेदारी दे दी, जो बड़े हैं वो उनकी एक जिम्मेदारी है कि छोटों की तुम देखभाल करोगे, और प्लस थोड़ा सा उसको राइट दे दिया उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि 10 बच्चे नहीं कर सकते, बाकी सबका जिम्मेदारी समान है। हाँ मधु मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे इसको? हाँ बिल्कुल, मैं बबीता जी से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि देखिए हम ये मानेंगे कि प्यार, कंपैशन जो पेरेंट्स हैं वो सबको बराबर देते हैं, हम ये नहीं कहते हैं। अब देखिए अगर किसी का एक ही बेटा होगा तो वो भी तो करेगा ना, तो हम ये नहीं कह सकते। अगर ठीक है, अगर किसी के 4 बेटे हैं तो हम कहीं ना कहीं हमें, अगर हमारे पास 4 पेन है तो हम हमेशा 4 पेन उनका नहीं यूज करते, हमें आदत होती है हम एक ही पेन को यूज करते हैं। तो इसी तरह जैसे हमारे 4 बच्चे हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा कि ठीक है ये बड़ा बेटा है, कहीं ना कहीं हमें उसे वर्गीकृत करना पड़ता है। वो इसलिए नहीं कि हम उनमें पार्शियलिटी कर रहे हैं, बल्कि इसलिए ताकि हम वो समझ पाए कि ड्यूटीज को हम बांट पाए। तो जो हमारा सनातन धर्म जो है वो जो हमारे पुराने इतने सालों से जो चल
चला आ रहा है वो इसी उस पे है। जैसे हमने राम जी में जो हमने रामायण में देखा था, तो जब राम जी वनवास में चले गए थे, तो लक्ष्मण जी ने उनका सॉरी भरत जी ने पूरी अपनी जिम्मेवारी निभाई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक बड़ा बेटा नहीं करेगा तो छोटा भी नहीं करेगा, पर सारे सारे बराबर होते हैं। बट वो हम अपने कहते हैं ना, जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं हम काम को बांट देते हैं, इसी तरह वो सनातन धर्म में काम को बांट दिया गया है। बाकी ये आप पे है, वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में लेते हैं या फिर कैसे लेते हैं, वो आप पे है। हाँ आपकी कृष्ण, आवाज नहीं आ रही। सनातन धर्म के अंदर ये बात ये कही गई कि मुखाग्नि क्यों दी जाती है। थोड़ा सा आप देखिए, एक मुखाग्नि दी जाती है, एक उसके बाद आपने देखा है कृपाल क्रिया करी जाती है। जो सर के अंदर जब वो आदमी जब पूरा जब मतलब उसका जल गया है, तो जलने के बाद इसको फोड़ा जाता है और वो सबसे बड़ा बेटा करता है। तो ये क्यों किया जाता है, इसका एक रीजन है। वो रीजन धर्म के अंदर ये है कि जो हमारे 10 दरवाजे हैं शरीर के, तो जो भी बेस्ट माना जाता है, जो भी संत महात्मा होते हैं, उनका जो श्वास है वो यहां से जाता है, इस हेड से। तो इसलिए क्योंकि उनके पिताजी का इस हेड से नहीं गया है, तो ये इससे मैम सुनिए, ये इसलिए करा जाता है ताकि भाई ये मेरे पिताजी का श्वास इस जगह से नहीं गया है और ये प्रण मैं लेता हूं, मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूं और मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं परमात्मा की इतनी भक्ति करूंगा कि मेरा श्वास यहां से जाए। ये उसका रीजन होता है। तो इसमें जो धार्मिक की जहां की बात करी गई, तो इसलिए वो सबसे बड़ा बेटा उसको लिया जाता है कि वही मुखाग्नि देता है, वही चीज को करता है कि अब मैं आगे बढ़ के धर्म की वो करूंगा। क्योंकि जब मृत्यु होती है तो उसमें यही माना जाता है कि हम आगे परमात्मा की भक्ति में कैसे हमारा परिवार या हमारे घर जो चलेगा, अगर बड़ा बेटा चलेगा तो शायद छोटे भी चलेंगे। ये एक उसमें वो रहता है। हाँ कृष्ण जी, आपने ये ठीक था, रिलेटेड हो गया था, लेकिन ये हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारा एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन था तो उनका जवाब दिया मैंने। क्योंकि ये तो बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है, अनंत सब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप लोग किसी और, मुझे मैम आपसे एक चीज और भी जानना है कि एडजस्टमेंट से रिलेटेड ही, लेकिन मैं आप लोगों को पहले आप लोगों को क्वेश्चन लेना चाहूंगी। आप लोग कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? अभी मैं सबका अनम्यूट कर रही हूँ, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। मैम एक चीज बताएं, कई बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे हैं, यानी कि जो पोता है, उनमें और जो बुजुर्गों में उनके जो रिलेशंस होते हैं और उसके द्वारा जो माता पिता के रिलेशन है, उसमें बहुत कहानियां चलती हैं, वो क्या है? मैम सर, इसका मैम ने पहले भी जो एग्जांपल दिया है उसका मुझे लगता है जवाब आ गया है, क्योंकि हम यहाँ पर दो ही कैटेगरी मान के चल रहे हैं। बेटे के साथ बच्चे में सारे आ जाते हैं, पोते भी आ गए, बेटे भी आ गए। अरशद जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अरशद जी, अजय जी, आप कोई ओपिनियन देना चाहते हो, कोई पूछना चाहते हैं, अपना कोई आपका व्यू हो? अजय जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? श्वेतांबर, आप मुझे सुन पा रहे हो? मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन साइड में लिस्ट में आ रहा है नाम आपका। श्वेतांबर, आप मुझे सुन रहे हैं? अब आपके वीडियो आवाज दोनों है। हाँ प्लीज, आप कंटिन्यू करें। मैं एक रिपोर्टर हूं और मैंने रिपोर्टिंग की है। मैंने अक्सर देखा है कि कई घरों में भाई भाई लड़ते हैं, भाई और पिताजी की लड़ाई होती है। जो बेटा होता है, बेटा अपने पिताजी से लड़ाई करता है। ये एक दूसरे को समझ नहीं पाते। एक बार प्रैक्टिस है जो कि मेरा एक्सपीरियंस, कंसल्टेंट नहीं हूँ लेकिन एज ए लीगल कंसल्टेंट, कि हमारे पास ये फैमिली मैटर इसी टाइप से आते हैं, तो वहाँ पर होता है कि हम एक दूसरे को समझाना बहुत चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। हमारे पास जो लोग आते हैं उनका पहला सेंटेंस यही होता है, अरे वो तो समझती ही नहीं, हो बेबी हो, बेटा हो, बाप हो, कोई भी हो, भाई हो, मैं तुझे समझा के हार गया, वो समझता ही नहीं है। तो हम जितना कुछ फोकस और जितना एनर्जी समझाने में लगाते हैं, अगर थोड़ा सा उसका समझने में लगा दे तो शायद ये नहीं आएगा। अभी जैसे कृष्ण जी भी कह रहे थे कि माँ बाप पार्शियलिटी करते हैं। झगड़े का एक कॉमन रीजन ये भी है कि बच्चे को लगता है कि वो पार्शियलिटी करते हैं और यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम लोग अभी एक बीमारी की तरफ लास्ट पार्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे कि कुछ बीमारी में लोगों की मेमोरी लूज हो जाती है और टेम्प्रेरी वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिसका कोई रीज़न नहीं होता, लाइक एक जहाँ से एक सामान उठाया और दूसरे के घर में रख दिया। तो कई बार मैंने देखा इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कि वो अनइंटेंशनली करते हैं। वो बीमारियाँ मेंटली इतनी कैपेबल नहीं है उस एक्ट को समझने के लिए। लेकिन हमारे पास 2 केसेस ऐसे आए हैं
कि उनके बेटे बहू को लगा कि जानबूझ के मेरे प्रॉपर्टी ले जाके मेरे भाई के घर में रख दिया। इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है, इसका रीजन ये है कि हमें पहले से एक विश्वास नहीं था। अगर उनके माँ बाप पर इतना विश्वास होता तो जरूर सोचते कि पहले तो ऐसा नहीं करते थे, आज क्या रीजन है कि मेरा सामान क्यों वहाँ उठा के रख दिया। लेकिन ये, और अगर ये बात आप उससे पूछोगे, माँ या बाप जो भी है, वो तुरंत डिनाई कर देंगे, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं उन्होंने ऐसा कुछ किया। तो फिर बच्चे कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, दोनों अपनी अपनी से सही होते हैं, या कोई एक पार्टी में सही होता है ना गलत होता है, बस दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, एक दूसरे को समझना, वो खुद कहीं टूट जाता है मेरे विचार से। और ये छोटी छोटी चीजें अब इतनी बड़ी हो जाती है कि एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। लोग सबसे बड़े दुश्मन अपने ही घर के लोग लगने लगते हैं। और आप मधु मैम, आप कुछ कहेंगे? हाँ, बिल्कुल बबीता जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मैंने जैसे बताया कि हमारी जो हम लोग हैं, हम लोग दूसरे ब्लेम, हम लोग जो ज़्यादातर हमारा जो टाइम बिताते हैं, वो ब्लेम और कंप्लेन में बिताते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड ही खत्म हो गया है। हम ब्लेम करते हैं, मेरे पिताजी ने ऐसा कर दिया, मेरी माताजी ने ऐसा कर दिया, जबकि हम उनकी जगह में अपने आप को रख के नहीं देख पाते। सिर्फ मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल आपकी, मेरी, सबकी बात कर रही हूँ। कोई भी सिचुएशन आती है तो उस इंसान को हम कंप्लेन करने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं। हम उसकी जगह पे अपने आप को रख के नहीं देख पाते हैं कि हमारे माँ बाप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर मेरा भाई मेरे से झगड़ा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उस रीजन को ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, बजाय उसके वो ब्लेमिंग और शुरू कर देंगे, उसने ऐसा किया, वो ऐसा ही है, शुरू से ऐसा है, बचपन से लड़ता था, फिर तो वो बचपन से हो जाता है। चाहे वो बचपन में बहुत अच्छे फील रहे हो, वो बचपन से ऐसा था। तो वो पुराने किस्से हो, जो कुछ चाहे उस टाइम पे कोई इंटेंशन ना हो ये कुछ लड़ने की, बट वो वहां पे घुमा फिरा के वो चीजें आएंगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम ये समझे। हाँ जी बबीता जी बताइए। नेगेटिविटी का ये है कि जब आप एक डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देते हैं तो हर चीज निगेटिव ही नजर आती है। हमारे काउंसलिंग के लिए बुजुर्ग लोग आते हैं, या दोनों ही फैमिली के, तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहले हम बुजुर्गों को बुलाते हैं, फिर उनके बच्चों को, जो भी रिलेटिव हो, कभी ज्वाइंट काउंसलिंग के सेशन भी करते हैं। वहाँ पर कुछ चीज़ हमने देखा है कि बुजुर्गों को ऐसी प्रॉब्लम होता है कि बड़े जो मतलब उनके बच्चे होते हैं, वो बिलीव नहीं कर पाते कि उनका अनइंटेंशनल है। लाइक हाँ बिल्कुल। हम बहुत, अभी तो हम लोग सामान रखने की बात कर रहे हैं, कई बार उन्हें कहीं पेन नहीं होता रहता है, लेकिन वो पेन की कंप्लेन करते हैं। पिछले बार हम लोग सेशन डिस्टर्ब की बात कर रहे थे, जब मेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, नींद नहीं आती तो रात भर में कुछ खुराफात करके बाकियों की नींद डिस्टर्ब करते हैं। इस टाइप की वो बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो जानबूझ के, और उनको कई ऐसी तकलीफ होती है, अंदर से फील करते हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो उन्हें लगता है कि मतलब बहुत, अब देखिए उनके जो माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप के जो माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो धीरे धीरे एक एक करके दुनिया छोड़ चुके होते हैं। एक एज आता है जो उनके भाई बहन, उनके दोस्त, उनके साथ काम करने वाले भी दुनिया से जाने लगते हैं। ये निगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है। कितने भी पॉजिटिव लोग हों, उनमें ये फीलिंग आती है कि जो उनके क्लोज थे, माँ बाप जैसे हमारे हैं, उनके भी रहे होंगे, उनके भी दोस्त रहेंगे, यहाँ तक कि एक एज के बाद जीवन साथी भी साथ छोड़ के चले जाते हैं। उस एज में जो बुढ़ापा है, सबसे ज़्यादा अकेलापन फील होता है। अकेलापन उनको, ये जो उनके दिमाग में याद रहती है ना, जब वो भी यंग एज में थे। इस एज की बीमारी का एक, जो मेमोरी से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जो एल्डरली एज में, जिसको एज से रिलेटेड बीमारी कहा जा सकता है, उसमें एक विशेषता होती है कि बचपन की बातें वो नहीं भूलते, रिसेंट बातें भूल जाते हैं। अगर हम ये बात समझाना चाहते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को, तो फैमिली मेम्बर बोलते हैं इनका दिमाग तो कितना अच्छा है, पुरानी बातें याद है और उनकी बातें को याद नहीं है। वो ये नहीं बिलीव कर पाते कि बीमारी का सिम्टम्स है। एक है डायबिटिक है, थे, अब तो नहीं है उनको, जैसे, और ये कई है तो उनको भूख लगती है और अचानक ही लगती है। अब बच्चों से भी ज़्यादा करते, मुझे अभी भूख लगी है, अभी चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। उनकी बहू कहती है कि हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि डायबिटिक की और भी कई बीमारियां, वहाँ भूख पेट में नहीं दिमाग में लगती है, और बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनके सामने खाना आ जाए तो उनकी भूख खत्म हो जाती है, वो मांग के इतना परेशान कर देंगे, फैमिली मेम्बर ला के देंगे, हाथ धो लेंगे। इस टाइप की बहुत छोटी छोटी जिम्मेदारी गुजरता है, वो सच में उनके लिए बहुत ही परेशानी का रीजन होता है। मेरे देखा, आप चल नहीं पाते हैं तो उनकी बहुएं कहती है जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि कोई मेडिकल रीजन नहीं है, इनका मेंटल रीजन है।
जो कि दिखता नहीं है। तो बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते और बुजुर्ग एक तरह से डिस्टेंस रखने लगते हैं। अब उन्हें कोई रियल प्रॉब्लम भी होती है तो उन्हें लगता है वो कहेंगे तो लोग तुमको झूठा ही कहेंगे, कई बार वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। तो एक एज होने पर जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि कॉमन हर एज की प्रॉब्लम है, लेकिन एक एज होने पर ये फैक्टर उसमें ऐड हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, एक चीज़ हम लोग बात कर रहे थे, मैं मधु मैम आप लोग से, अगर आप लोग एक बार कुछ और कहना चाहेंगे, कोई किसी का कोई ओपिनियन या प्रश्न? अजहर जी आप कुछ कहना चाहेंगे या अरशद जी आप? एक मिनट अरशद जी आप, मैंने शायद ऑफ कर रखा। हाँ अरशद जी आप बताएं, कुछ बताना चाह रहे थे। शायरा हैं, बहुत मशहूर शायरा हैं डॉक्टर निखत। जी जी उनका एक शेर है कि जब पेड़ जमा होंगे तो फल मिलेंगे औरों को। जी जी होंगे जी तो फल मिलेंगे औरों को, माँ बाप का फर्ज तो सिर्फ बागबानी। सही बात है। तो माँ बाप जो होते हैं वो जब पेड़ लगाते हैं वो सोचते हैं ये फल देगा, और वो उस फल की इच्छा नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि फल क्या पता हमारी वक्त तक रहे ना रहे। लेकिन वो इस आस में कभी अपने बच्चों को नहीं पालते कि हम इनसे कुछ फायदा उठाएंगे। वो सिर्फ परवरिश करते हैं, जैसे एक माली पेड़ लगाता है अपने बाग के अंदर और उसमें पानी भी डालता है, खाद भी डालता है और सारी चीजें करता है तो इस तरीके से। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अगर वो अपने फर्जों से हट जाते हैं, माँ बाप के दिल पे क्या होती है। जब हम छोटे होते हैं बचपन में, हम कई बार पूछते हैं मम्मा ये चांद कैसा होता है, ये चांद क्यों निकल जाता है, ये चांद क्यों छुप जाता है, ये सूरज कहाँ बहुत से ज़्यादा तो इन केसों करते हैं। है ना। हम 10 बार पूछते हैं, 10 बार 100 बार पूछते हैं, 100 बार। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं कि लेकिन कहीं ना कहीं हम बच्चों की ही कमी होती है कि हम उनके, जब वो कहते हैं ना बचपन और बचपन की एज जो है वो बराबर होती है, तो हमारे में एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। बात बहुत सही कि जब हमारे समझने और समझाने में कहीं ना कहीं फर्क होता है, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भारत के अंदर कि हमें वृद्ध आश्रम खोलने पड़ते हैं। नहीं तो मैं तो ये समझता हूँ कि माँ बाप के लिए जो इंसान ये अभी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं कि भाई अभी प्रॉपर्टी 5 लोगों की है, 6 में बटेगी, 4 में बटेगी, या एक को ज्यादा मिल जाएगी, एक को कम मिल जाएगी। मैं कहता हूँ आप इतना अर्निंग कीजिए ना कि आपको प्रॉपर्टी बांटने डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरी चीज क्या है कि जो भी बच्चा लायक होगा, जो अपने माँ बाप को समझेगा, जो ये समझेगा कि हाँ मेरे माता पिता ने मुझे परवरिश करके इतना बड़ा कर दिया है, इस लायक बना दिया है कि मैं दुनिया के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से जी पा रहा हूँ, तो वो कभी अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ सकते। और दूसरी चीज क्या है कि माँ बाप को कुछ भी नहीं चाहिए होता है आपसे। मैंने अभी ईद पे जो है ना एक माँ की कहानी लिखी थी, एक मेरे दोस्त थे, तो माँ जो है वो दिल्ली का बेटा रहता था, वो अपने बेटे के पास चली गई, तो बेटा और बहू जो है शॉपिंग के लिए निकल गए हैं। तो बेटा कहता है अपनी बीवी से कि माँ से पूछो कुछ सामान आना है, तो कहती है बीवी कहती है आप खुद ही पूछ लो माँ से कुछ सामान आना है। तो वो अपनी माँ के पास जाते हैं, मामा आपका कुछ आना है सामान, क्योंकि हम बाजार जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो ईद का कुछ सामान आपका लेना हो तो उनकी माँ कहती है बेटा मेरा सामान मैं लिख के दे देती हूँ, कभी आप भूल जाओ शॉपिंग तो आप ले आना। तो कुछ लिख के देते हैं, अच्छा वो जल्दी जल्दी लेके पर्चा जो है वो बेटा कार में अपना स्टार्ट करके अपनी बीवी को दिखा करके शॉपिंग के लिए मार्केट चला जाता है। मार्केट में वो शॉपिंग कर लेते हैं, फिर वो उसको ध्यान आता है अरे मम्मा ने भी पर्चा दिया था कि हाँ चलो शॉपिंग करके क्या दिखा है। तो बीवी तनस में कहती है पता नहीं कितना सामान लिख गया होगा, एक सामान अच्छा होगा लाने के लिए, पता नहीं कितना सामान लिख गया होगा, लेकिन जब बच्चा उसको खोल के पढ़ता है तो उसके आंसू आ जाते हैं। उसमें उसकी माँ ने लिखा कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा टाइम सही बात है। आजकल इस चीज की कमी हो गई है, टाइम भी देते हैं वो क्वालिटी वाली टाइम नहीं होती। सही कह रहे हैं। हाँ वाहिद आप कुछ कहना चाह रहे थे, हम लोग सेशन के लास्ट में ही हैं। हाँ
मैं मधु मैम से ये पूछना चाह रहा हूँ, अर्शद जी जो बोले हैं उसको उसी के इर्द गिर्द बात को रख के, जैसे अर्शद जी अभी बता रहे थे कि पेरेंट्स जो होते हैं वो एक वृक्ष की तरह होते हैं, फल लगता है कोई उनको वो खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन क्या मधु मैम आप बताएंगी क्या ऐसा नहीं होता कि माँ बाप जो होते हैं वो भी स्वार्थी होते हैं अपने बच्चों को लेकर? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैंने तो अब कई समाज में ये देखा है कि एक बेटे के इंतजार में चार चार पांच पांच बेटियां वो पैदा कर लेती हैं, और उसके बाद तो फिर ये क्या है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक बेटी में उनको क्यों नहीं संतुष्टि है, दो बेटियों में क्यों नहीं संतुष्टि है, वो बेटा क्यों चाहते हैं, ऐसा क्या है? सर हम ये एक ये जनरलाइज का है ऐसा कि ठीक है ऐसा सोचते थे, पर अभी काफी चेंजेस आए हैं, काफी अभी मैं एक फैमिली को, कई फैमिलीज को ऐसे जानती हूँ, उनकी 4 बेटियां थी, चार बेटियां थी, वो बाई चांस दो बार में दोनों ट्विंस हुई थी, और चारों बेटियां उनकी उन्होंने अपनी चारों बेटियों को वेल सेटल किया, चारों अलग अलग कंट्री में सेटल हैं, और वो लोग जाते हैं, कभी किसी बेटी के पास घूमने जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो ये सोच के वो बैठ गए कि हम बेटियों को पढ़ाएंगे नहीं, उन्होंने अपनी चारों बेटियों को बहुत अच्छी एजुकेशन दी, वेल सेटल्ड किया, और आज की डेट में वो खुश है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा बेटा नहीं होगा, उन्हें ये टेंशन भी नहीं है कि मुझे मुखाग्नि कौन देगा। मैम हमें लगता है कि थोड़े से हम लोग बीच बीच में डाइवर्ट हो रहे हैं कि हमारा एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम से शुरू हुआ था, बीच में फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, हालांकि कनेक्टेड है। अब हम लोग कंक्लूडिंग सेशन की तरफ है, लास्ट ही है। मैं आपसे एक बार फाइनल पूछना चाहूँगी कि दोनों की तरफ से क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम? एक तो हुआ मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे भी मैं जैसा मेरा एक्सपीरियंस है मैं बता रही हूँ। कुछ चीज़ें जैसे कि बुजुर्ग के साथ ये प्रॉब्लम होती है जिसको हमें घर में भी ध्यान रखना चाहिए, लाइक बुजुर्ग में गिरने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, एक डर रहता है कि गिरेंगे तो उठेंगे नहीं, तो बहुत सारे जैसे आजकल जो घर बनते हैं उसमें इस बात का स्पेशल ध्यान रखा जाता है। कुछ चीज़ें हैं कि ये हमें उनके ये घर में बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, ये ज़रूरी भी है, और बुजुर्गों को भी ये सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ मेरा केयर करने वाला कोई है। अल्लाह के बाथरूम में टाइल्स लगाना, हैंडल लगाना, ग्रिल लगाना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम उनके जैसे मैम भी कह रही थी कि अगर हम जाते आते उनसे पूछें, मैंने अब कई बार होता है कि बच्चे अपने हिसाब से कुछ ला के उनको दे देते हैं, लेकिन उन्हें हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ दिया, लेकिन माँ बाप से पूछते नहीं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दोनों ही तरफ से। तो मैं बेटर एडजस्टमेंट के लिए आपसे कुछ लास्ट एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूँगी मैं। देखिए एडजस्टमेंट के लिए तो हमें लाइफ लॉन्ग, आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमें हर मोमेंट पे एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही बुजुर्गों के लिए भी हम ये अप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बुजुर्गों को अपने आप को रिटायरमेंट के बाद उन्हें लगता है कि अब हम खाली हो गए, हमारे पास कुछ काम नहीं है, तो उनके साथ उनको कोई एक्टिविटी स्टार्ट करवानी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, वो चाहे योगा हो, चाहे मेडिटेशन हो, अगर उन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट का शौक है तो उनके कुछ नहीं है तो उनको कुछ अगर हारमोनियम बजाने का शौक, जिस भी चीज का उन्हें शौक है, तबला टेबल ही बजाने का शौक है, तो उनको उनकी वो हैबिट को आप मतलब एज अ सन और डॉटर जो भी है, आप उसको स्टार्ट कीजिए, कोई भी एक नई एक्टिविटी, ताकि उनका मन लगा रहे। अगर वो किसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उसमें, जैसे मैंने आपको मोबाइल का बताया था, अगर वो सीख पाते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, उनको इस चीज के लिए मोटिवेट कीजिए कि एक ये नई चीज है, और इससे वो अपने आप को बिजी रख पाएंगे, क्योंकि जब वो अपने आप को बिजी रख पाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब उनसे दूर हो जाए, वो खुश है। उनको ये बताइए कि खुश रहना जरूरी, वो बहुत अनुभवी है, उनको पता है, पर उनको वो कभी कभी क्या होता है, वो अपने इतने परेशान हो जाते हैं कि उन चीजों को भूल जाते हैं, तो उनको रहने की आदत बताना, उनको उनके साथ भी आपको ये अपनाना पड़ेगा कि आप एप्रिसिएशन अपनाइए, बजाय कंप्लेंट की और प्रॉब्लम्स को बताने की, क्योंकि हम मोस्टली जैसे मैंने पहले बताया कि हम अधिकतर टाइम अपना कंप्लेंट पे निकालते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, या ब्लेम पे। अगर वो गिर गए हैं तो आप उन्हें ये नहीं कि आप उन्हें उठाएंगे, आप कहेंगे मैं बोल रहा था तुम्हें कि तुम यहाँ मत आओ, तुम आए और गिर गए, इससे अच्छा आप उन्हें कुछ ना बोल के आप उन्हें उठाइए कि अच्छा अम्मा आप गिर गए हो, आओ बैठो। तो क्योंकि हम लोग क्या करते हैं,
हम उल्टा उन्हें ब्लेम और कंप्लेन करते हैं। अगर आप उन्हें सहारा बनना चाहते हैं तो एक्चुअली उनको प्यार से सहारा बनिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब और दूसरा हमें हमें आज से ही सीखना पड़ेगा कि हमारे रोज़ टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं। क्योंकि उनको उनके इस एज में उनको अभी ये समझाना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि वो उनके रोल चेंज हो रहे हैं। पहले वो माँ थे, फिर सास बने, दादी बने, तो वो या मतलब जो रोल हमारे चेंज होते हैं वो समझाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मेंटल हेल्थ है। तो हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे विचार सकारात्मक नहीं होंगे तो हम किसी भी जगह में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। और सकारात्मकता के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। और तब क्योंकि हम सारे जानते हैं, आप सबने भी सुना होगा कि जो हमारे विचार हैं वो हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। तो अगर हमारे थॉट्स जो है, हमारे विचार जो है, अगर वो पॉजिटिव होंगे तो हम ज़िंदगी में कहीं पे भी किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे कोलीग्स हों। तो हमारे थॉट्स को नेगेटिव से दूर रख के हमें उसे पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर जो भी आप सोच रहे हैं तो उसे 10 बार आप सोचें क्या वो पॉजिटिव है या नहीं। तो मैंने 3-4 क्वेश्चन बनाए हुए थे, तो आप पहले ये देखिए कि आपके आप अपनी डेली लाइफ में वो लिस्ट बनाइए कि कहाँ पे आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, किन किन चीज़ों पे आप एडजस्ट नहीं कर पाते। फिर आप देखिए कि आप एडजस्ट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हर एक कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें आप ऐसा ना हो कि आप एडजस्ट ना कर पाएँ। हर एक सिचुएशन का सॉल्यूशन है, हर एक चाबी का ताला है। तो आप इज़िली एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो अपनी जहाँ आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उनका सॉल्यूशन उनके वे आउट ढूँढिए। बजाय इसके कि आप अपने में चिड़चिड़ापन लाएँ, जैसे अभी हमने देखा कि सुशांत राजपूत ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, वो डिप्रेशन में चला गया और पता नहीं उसके साथ क्या हुआ और उसे ये जो सिचुएशन थी उसको ऑप्ट करना पड़ा। तो हमें खुद पे आत्मचिंतन करना पड़ेगा ताकि हम पॉजिटिविटी में रहें और अपने थॉट्स को क्लियर कर पाएँ। आप ऐसा फ्यूचर में प्लान कीजिए कि मेरे को किस चीज़ से इरिटेशन होती है, कौन चीज़ मुझे चिड़चिड़ापन लाती है। तो आप अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि अब मुझे क्या चिड़चिड़ापन नहीं, अब ये होगा तो मुझे इसका रिप्लाई प्यार से ही देना है। तो अपने आप आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने और जो ये जो डिसीजंस आपको लेने हैं एडजस्टमेंट के, वो फर्म लेने हैं। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रह जाएँगे और बुढ़ापे जब मैं फैमिली कोर्ट में थी काउंसलिंग के दौरान मैंने देखा कि बुढ़ापे में जाके लोगों के डिवोर्स हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ में निकल जाती है और बुढ़ापे में जाके वो डिवोर्स लेते हैं। तो बजाय इसके कि आप एडजस्टमेंट कीजिए और जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हो वो हेल्दी वे में कीजिए और अपना अपना आत्मचिंतन कीजिए कि मैं या इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। हाँ, थैंक यू मैम। नहीं, आपने बिल्कुल सिंपल वे में और बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बताया, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर किसी को फेस करना ही पड़ रहा है। जैसे अभी आपने एक पॉजिटिविटी का ये बहुत अच्छा कहा है कि जो पॉजिटिविटी आएगी और क्रिएटिविटी दोनों लाइफ में बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी के लिए क्रिएटिविटी, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब हम अगर कई बार होता है कि बच्चों ये भी कंप्लेन करते हैं कि हम तो पापा को कहते हैं, मम्मी को कहते हैं, वो कुछ सीखती ही नहीं, कुछ करती ही नहीं। तो इसके लिए होता है थ्योरी होता है अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अगर आप कहीं से किसी को कहीं आप डिटैच हो, वो नहीं होगा। आप उसको कुछ मत कहिए। कई बच्चों को देखा है मैंने कि इतना समझाते हैं कि समझाने से माँ बाप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप समझाइए बिल्कुल नहीं, उनको अटैच कीजिए कहीं बिना कुछ कहे। अगर वो अटैच होंगे एक साइड में तो दूसरे साइड से ऑटोमेटिकली वो डिटैच हो जाएंगे। लाइक जैसे आपने क्रिएटिव एक्टिविटी कहा, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उनका माइंड उसमें बिजी रहे, वो खाली नहीं रहे। हेल्थ जितना अलाउ कर रहा है, जितनी उनकी फिजिकल कैपेसिटी है, उसके हिसाब से माइंड को कहीं डाइवर्ट रखना है। तो उनके लिए वो ऐसे एग्री नहीं होंगे। उनको आप कुछ करवाइए, कोई भी एक्टिविटी करवाइए, उनका उसमें इंटरेस्ट आएगा। और मैं बुजुर्गों से भी अपील करूँगी कि आप लोग भी थोड़ा कुछ नया सीखते रहिए। आजकल सोशल मीडिया का यंग से ज़्यादा बुजुर्ग यूज़ करने लगे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी भी है। बहुत सारे बुजुर्ग नया चीज़ सीखते हैं, जो दिमागी पहली होता है उस टाइप की चीज़ें आप उसका यूज़ कीजिए, उसे सुलझाएं आप। ये एक तरह से दिमागी एक्सरसाइज होता है। जैसे बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, हमारे ब्रेन को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। और अगर
हमारा दिमाग कहीं और रहेगा तो निगेटिविटी ऑटोमेटिकली हमसे दूर चली जाएगी। हमारे अंदर पॉजिटिविटी होगी तो हम दूसरे भी आएंगे हमारी तरफ, अदरवाइज हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए बार बार हम रोते जाएंगे, कुछ लोग आएंगे फिर धीरे धीरे वो भी बोल के जाना शुरू कर देंगे। तो एक क्रिएटिविटी और कहीं ना कहीं हमारा एंगेजमेंट होना चाहिए, ये बात शुरू से ही करें। यंग के लिए भी सही है, बुजुर्ग होने पर हमारे पास और भी एंगेजमेंट कम होने लगते हैं। यंग एज में हमें बच्चों का देखना होता है, फैमिली देखनी होती है, प्रोफेशन देखना होता है। ओल्ड एज में हमारे पास ये चीज़ें कम हो जाती है, इसीलिए कोई नया चीज़ जो हमें अच्छा लगता हो, जहाँ दूसरे से अप्रिशिएशन मिलता हो, जो चीज़ हमारा पैशनेट करता हो, उधर हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, बुजुर्ग भी बढ़ाएं। कई लोग इस एज में 70-80 एज में मैंने देखा है कि लैंग्वेज सीखते हैं और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये सोचने की जरूरत नहीं कि इसका हम यूज़ क्या करेंगे, अभी आप बहुत इसका यूज़ कर रहे हैं अपने ब्रेन का, अपने टाइम का। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैम और जितने भी हैं कि सबके अच्छे फैमिली रिलेशन, अच्छे स्वास्थ्य हमारे सारे बुजुर्गों का रहे और उनका आशीर्वाद हम पे रहे। ये प्रोग्राम हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। मैम आपने अपना टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब भी, आप सब ने भी टाइम निकाल के हमारे साथ रहे, अपने विचार शेयर किए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।